हेलो पीपल। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सेटलमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेवी लॉ। तो इसमें सबसे पहला चीज़ ये समझो कि सेवी का एनफोर्समेंट एक्शंस दो तरीका का हो सकता है। एक हो सकता है सिविल एक्शंस, एक हो सकता है क्रिमिनल एक्शंस। सिविल एक्शंस में क्या क्या आ गया, जैसे समझो रेमीडियल ऑर्डर्स, सीज एंड डिसीज्ड ऑर्डर, सस्पेंशन या कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इम्पोजिशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिटी, ये मॉनिटरी पेनल्टी, ये सब हो गया तुम्हारा सिविल एक्शंस। और क्रिमिनल एक्शंस लाइक इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स, ओके, बिफोर द क्रिमिनल कोड, सो दिस कैन बी क्रिमिनल एक्शंस। तो सबसे पहले कंसेंट ऑर्डर कितना बार पूछ लेता है कोई एग्जाम में, दो इट्स लाइक नॉट सो लाइक मतलब ये कंसेंट ऑर्डर को ही अमेंड करके तुम्हारा सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स का रेगुलेशंस आया गया था। रेगुलेशंस आया गया था। तो कंसेंट ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले कंसेंट ऑर्डर क्या होता है? कंसेंट ऑर्डर मीन्स इट इज़ अ सेटलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग्स between the regulator and the party who may prima facie be found to have violated securities law। मतलब सेटलमेंट करना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग्स का सेटलमेंट करना रेगुलेटर और पार्टी के बीच में जिसने प्राइमा फेसी वायलेट किया है सिक्योरिटीज़ लॉ का। मतलब समझो कोई पार्टी है जिसने वायलेट किया है सिक्योरिटीज़ लॉ का, तो और एक्ट में उसका जो पेनल्टी, उसका जो फाइन अमाउंट दिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, तो वो सेवी के पास जा सकता है। सेवी के पास जाके वो उसका सेटलमेंट करवा सकता है एंड मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे से ये गलती हुआ है, मैंने इसका डिफ़ॉल्ट किया है, मैंने इसका नॉन कंप्लायंस किया, मैंने कुछ डिस्क्लोज़र नहीं किया, मैंने या तो डिले कर दिया डिस्क्लोज़र में, तो वो अपना गिल्ट को एक्सेप्ट करता है इन ल्यू ऑफ सम फीस, सेटलमेंट फीस। तो कंसेंट ऑर्डर उसी को बोलता है, मतलब जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या सिविल प्रोसीडिंग्स को सेटल किया जाता है। याद रखना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सेटल नहीं होता है, सिविल प्रोसीडिंग का ही सेटलमेंट किया जा सकता है। और ये सेटलमेंट होता है बिटवीन द रेगुलेटर एंड द पार्टी, वो पार्टी जो कि वायलेट किया है सिक्योरिटीज़ लॉ का। कंसेंट ऑर्डर्स का बेनिफिट क्या होता है? बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि मतलब समझो ना, अगर समझो तुम्हारे खिलाफ कोई केस चल रहा है या समझो तुम्हारे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स चल रहा है, तुम कोई डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है, तुम कोई नॉन कंप्लायंस किया है, तो सेवी जब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाता है तो बहुत लंबा चल सकता है, वाइड एरे ऑफ एनफोर्समेंट एंड रेमीडियल एक्शंस। तो उस पर ये फ्लेक्सिबिलिटी लाया है कि तुम खुद ही एक्सेप्ट कर लो एंड साथ में मतलब रेमेडी इससे क्या हो जाता है, अप्रोप्रिएट भी मिलता है और जल्दी भी मिलता है, बिना कोई लंबा मतलब ऐसे लीगल केस या लॉ केस में तुमको पता नहीं कितना लंबा टाइम लग जाता है। तुम पहले सेवी के पास जाएगा, सेवी का ऑर्डर से खुश नहीं है, तुम सेट के पास जाएगा, सेट का ऑर्डर से खुश नहीं है, तुम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सो कितना लंबा कोई मैटर टल सकता है, तो ये झटपट हो जाता है, ठीक है, बिना रिजॉर्टिंग टू लिटिगेशन किए या लेंदी प्रोसीडिंग्स में जाए और बिना कोई कंसिक्वेंट डिलेस हुए, ठीक है। ये झटपट वाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वाइड एरे ऑफ एनफोर्समेंट एंड रेमीडियल एक्शंस को, ठीक है। अच्छा, और बेसिकली ये सिविल एक्शंस का वो करता है, सेटलमेंट करता है। सिविल एक्शंस जैसे एक्शंस अंडर सेक्शन 11 में जो था एक्शंस, उसके खिलाफ सेवी का, सिकरा का, डिपॉजिटरीज का, ठीक है, जो कि पेंडिंग है बिफोर दी सेवी या फिर सेट। और जब कब ये सेटल्ड होता है? जब सेवी को ऐसा लगता है या पार्टी को ऐसा लगता है कि उसने प्राइमा फेसी वायलेट किया है सिक्योरिटीज़ लॉ का, ठीक। बैकग्राउंड समझ में आया? ओके, तो इसका अब रूल रेगुलेशंस में जाते हैं। रेगुलेशन नंबर 3 क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स,
वर्ड स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग यानी कि कुछ कुछ प्रोसीडिंग के खिलाफ ही तुम जा सकता है, वो स्पेसिफाइड है, वो बोर्ड डिसाइड करता है। तो कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ है एंड वो पेंडिंग है या फिर इनिशिएट हो सकता है, वो एप्लीकेशन कर सकता है बोर्ड को, ठीक है, एप्लीकेशन कर सकता है बोर्ड को सेटलमेंट के लिए। समझो, सबसे पहले तो क्या होगा, एप्लीकेशन करेगा फॉर सेटलमेंट। तो जो भी एप्लीकेंट है जिसके खिलाफ कोई भी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स या तो इनिशिएट हो चुका है और पेंडिंग है या फिर इनिशिएट होने वाला है, वो एप्लीकेशन कर सकता है बोर्ड को सेटलमेंट के लिए। बेसिकली लिखने के लिए तो इसमें बोर्ड बोल दिया, बट बेसिकली अगर तुमको सही प्रोसेस बताए तो क्या होता है कि तुम एप्लीकेशन सबसे पहले करेगा इंटरनल कमिटी को, इंटरनल कमिटी उसको डिसाइड करेगा, उसका सेटलमेंट टर्म्स वगैरह डिसाइड करेगा, फिर वो रेफ़र कर देगा हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी को। हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी फिर रेकमेंड करता है पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स को, फिर पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो डिमांड नोटिस वो इशू कर देता है पार्टी को, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन के साथ साथ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस देगा, साथ में अंडरटेकिंग भी सबमिट करेगा। जो भी एप्लीकेंट है वो ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर्स देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिज्ड डिफ़ॉल्ट, और वो सारा प्रोसीडिंग्स का जिसका सेम कॉज ऑफ एक्शन से एक एप्लीकेशन ही करेगा। और अगर एप्लीकेशन समझो कंप्लीट नहीं है या फिर इट डज़ नॉट कन्फर्म विद द रिक्वायरमेंट, तो वो एप्लीकेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेंट उसको 15 दिन के अंदर रिवाइज एप्लीकेशन सबमिट कर देगा बोर्ड को आफ्टर कन्फर्मिंग दी रिक्वायरमेंट्स। तो ये समझ में आया। सबसे पहले जो भी पर्सन जिसके खिलाफ कोई स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ है एंड वो पेंडिंग है या इनिशिएट हो सकता है, वो एप्लीकेशन करेगा बोर्ड को, साथ में एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस और अंडरटेकिंग जाएगा, साथ में वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर्स करेगा, और वो अगर बहुत सारा प्रोसीडिंग्स है उसके लिए और जिसका सेम कॉज ऑफ एक्शंस है तो उसके लिए वो एक ही एप्लीकेशन करे तो काफ़ी है। और अगर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो या फिर कंफर्म नहीं कर रहा रिक्वायरमेंट्स को, तो एप्लीकेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा, और एप्लीकेंट जिसको एप्लीकेशन रिटर्न किया गया है वो 15 दिन के अंदर कंप्लीट और रिवाइज एप्लीकेशन जो कंफर्म कर रहा रिक्वायरमेंट से वो प्रोवाइड करेगा। ओके, इसका लिमिटेशन क्या है कि ख़त्म कब होना चाहिए, बोलता है कि जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग जो कि पेंडिंग है बिफोर द बोर्ड, ठीक है, पेंडिंग बिफोर द बोर्ड होगा तो ही होगा, पेंडिंग बिफोर सेट होगा तो नहीं होगा। तो बोलता है कि जब कोई एप्लीकेशन जो कि पेंडिंग है बिफोर द बोर्ड वो कंसिडर नहीं किया जाएगा 60 डेज़ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू शो कॉज, और सप्लीमेंट्री नोटिस टू शो कॉज विच एवर इज लेटर। मतलब कि समझो सेवी ने उस एप्लीकेंट को शो कॉज नोटिस इशू किया तो उसको 60 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर अपना एप्लीकेशन देना होगा, ठीक है, 60 दिन के अंदर अपना एप्लीकेशन, मतलब 60 दिन के अंदर वो होना होगा, सोकोस करना होगा। बोलते हैं क्या है, एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स जो कि पेंडिंग है बिफोर द बोर्ड शैल नॉट बी कंसिडर, मतलब आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू शो कॉज। मतलब इसका अगर सिंपल सा मतलब ये है कि सेवी जब नोटिस टू शो कॉज दे उससे एप्लीकेंट को 60 दिन के अंदर विद इन 60 डेज एप्लीकेशन करना होगा। एक सेकेंड, हाँ, ओके तो इसमें लिखा हुआ क्या है कि जो भी एप्लीकेशन है ना जो कि पेंडिंग है बिफोर द बोर्ड, वो जिस दिन तुमको नोटिस सर्व किया है ना सोकोस का, उससे 60 डेज़ के बाद कंसिडर नहीं किया जाएगा। कंसिडर किया जा सकता है ऑन सफिशिएंट कॉज अगर तुम नॉन रिफंडेबल फीस जमा दे दो
और साथ में तुम्हारा जो सेटलमेंट अमाउंट है ना वो 25% जो तुमने लिखा था वो 25% से बढ़ जाएगा। और तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो 120 दिन के बाद कंसिडर नहीं किया जाएगा, मैक्सिमम 120 दिन, या फिर विद इन द फर्स्ट हियरिंग विच एवर इज लेटर। मतलब समझा, मतलब 60 डेज के बाद तुम्हारा एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा अगर तुम सफिशेंट कॉस्ट में दे दे, मतलब तुम्हारा कुछ सफिशेंट कॉस्ट था फॉर नॉट फाइलिंग द एप्लीकेशन, और साथ में तुमको नॉन रिफंडेबल फीस देना होगा, साथ में सेटलमेंट अमाउंट देना होगा जो कि मतलब शैल बी इंक्रीज बाई 25%। सेटलमेंट अमाउंट जो होगा वो इट शैल बी इंक्रीज बाई 25%। और तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो इफ़ द एप्लीकेशन इज़ फाइल, अच्छा नो डिलेड, अच्छा एप्लीकेशन मतलब 120 दिन के अंदर या विद इन द फर्स्ट हियरिंग फाइल हो जाना चाहिए। समझा इस चीज़ को? ओके उसके बाद आता है स्कोप ऑफ सेटलमेंट। क्या क्या मतलब कब कब एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा, क्या क्या कब कब एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, स्कोप क्या है इसका। बोलता है कि एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर जो अर्लियर एप्लीकेशन था, ठीक है, वो रिजेक्ट कर लिया गया था विद रिस्पेक्ट टू द सेम एलिज्ड डिफॉल्ट, या ऑडिट इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन या इंक्वायरी चल रहा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर जो उस एप्लीकेंट का जो पैसा है वो ड्यू है, मतलब आर लाइबल फॉर रिकवरी अंडर द सिक्योरिटीज लॉ। मतलब कहीं पे उसका पैसा ड्यू है अंडर द सिक्योरिटीज लॉ, कहीं इस पे पैसा देना बाकी है, तुम इस पे आ गया सेटलमेंट करने। कब? अगर उसका अर्लियर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था, या फिर उसके खिलाफ ऑडिट इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन इंक्वायरी अंडर द सेवी एक्ट कंप्लीट नहीं है, अभी भी चल रहा है। कंप्लीट हो गया तब कोई बात नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जो भी मनी ड्यू है अंडर एनी ऑर्डर या अंडर सिक्योरिटीज लॉ दैट इज लायबल फॉर रिकवरी, मतलब अगर वो पैसा चुका दिया तो कोई बात नहीं है, पैसा नहीं चुकाया अभी भी ड्यू है फॉर रिकवरी, तब उस केस में। और बोर्ड चाहे तो सेटल नहीं कर सकता अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि जो एलिज्ड डिफॉल्ट है वो ग्रेट मार्केट इम्पैक्ट कर सकता है, मार्केट में वो ग्रेट इम्पैक्ट कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर को लॉसेस पहुंचा सकता है, या इंटीग्रिटी ऑफ मार्केट को अफेक्ट कर सकता है, जैसे सत्यम का कांड। ओके तो बोर्ड भी कोई सा फैक्टर्स कंसिडर करेगा बिफोर सेटलिंग द अमाउंट। क्या क्या फैक्टर्स कि जो एप्लीकेंट है उसने रिफंड कर दिया है या डिसगॉर्ज कर दिया जो उसका पैसा ड्यू था, और एप्लीकेंट ने एक एग्जिट ऑप्शन प्रोवाइड किया था इन्वेस्टर को इन कंप्लायंस विद द सिक्योरिटीज़ लॉ, और उसने कुछ नॉन कंप्लायंस नहीं किया है सिक्योरिटीज़ लॉ का और एनी अदर फैक्टर, और साथ में वो सेटल नहीं करेगा अगर जो एप्लीकेंट है या तो विलफुल डिफ़ॉल्टर है या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, या फिर वो डिफ़ॉल्ट किया है इन द पेमेंट ऑफ एनी पेनल्टी इम्पोज अंडर द सिक्योरिटी लॉ। ओके तो ये सेक्शन समझ में आया? ओके उसके बाद में कब सेवी रिजेक्ट कर सकता है उसका एप्लीकेशन, अगर जो एप्लीकेंट है उसने where the applicant refuses to respond to the communication sent by the board, वो respond नहीं कर रहा है, जो communication board to the board उसको कुछ बोल रहा है वो उसका respond नहीं कर रहा है, या फिर applicant submit नहीं किया है या डिले किया है इन दी सबमिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर एप्लीकेंट को अपीयर होना था लेकिन वो अपीयर नहीं हुआ है, या वायलेट किया है इन द मैनर द अंडरटेकिंग, ठीक है, जो प्रोवाइड होना चाहिए, या उसने कुछ रेमिट नहीं किया है सेटलमेंट अमाउंट। कब रिजेक्ट हो जाएगा? अगर वो रिफ्यूज़ कर रहा है टू रिस्पॉन्ड टू द कम्युनिकेशन सेंड बाय द बोर्ड, या फिर उसने सबमिट नहीं किया है इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो बोर्ड को चाहिए, या फिर उसको अपीयर होना था वो अपीयर नहीं हुआ, या फिर उसने वायलेट किया है द अंडरटेकिंग एज प्रोवाइडेड, या फिर उसने रेमिट करना चाहिए था सेटलमेंट अमाउंट, उसने पैसा ही नहीं दिया, तो जो भी रिजेक्शन होगा वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा एप्लीकेंट को। ओके उसके बाद है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन।
कब विड्रॉ कर लिया जाएगा, बोलते हैं एप्लीकेंट जो है ना वो विड्रॉ कर सकता है एप्लीकेशन प्रायर टू दी कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन ऑफ पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर। जो डिसीजन देगा ना उससे पहले वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। लेकिन ये जो विड्रॉल है ना फिर वापस वो सेम डिफ़ॉल्ट से लेके सेम डिफ़ॉल्ट का लेके वापस सेम एप्लीकेशन वो दूसरा एप्लीकेशन वो नहीं कर सकता है अगर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी को सही लगे तो, और साथ में उसको 50% ऑफ दी मतलब इंक्रीज्ड 50% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट देना होगा। तो वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता है। कब वो कर सकता है? प्रायर टू द कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर्स। और जो भी एप्लीकेंट विड्रॉ करता है एप्लीकेशन वो दूसरा एप्लीकेशन नहीं कर सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम डिफ़ॉल्ट। अगर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी को सही लगे तो वो कंसिडर कर सकता है सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। क्या क्या सेटलमेंट टर्म्स हो सकता है? या तो मॉनेटरी टर्म्स भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मॉनेटरी तो पता है पैसा देगा, नॉन मॉनेटरी में क्या हो सकता है? बोर्ड बोल सकता है कि सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी या एग्जिट हो जाओ फ्रॉम मैनेजमेंट, डिसगॉर्जमेंट कर दो जो भी अमाउंट था, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्टिंग एज अ पार्टनर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ एन इंटरमीडियरी, या कैंसिल कर सकता है सिक्योरिटीज़ या रिड्यूस कर सकता है होल्डिंग जो वो फ्रॉडुलेंटली होल्ड कर रहा था, लॉक इन कर सकता है सिक्योरिटीज़ को, वो इम्प्लीमेंट कर सकता है कोई एनहेंस पॉलिसीज़ को जो प्रिवेंट करेगा फ्यूचर सिक्योरिटीज़ लॉ वायलेशन, वो प्रोवाइड कर सकता है एनहांस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू एम्प्लॉयज़, सबमिट कर सकता है एनहांस इंटरनल ऑडिट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो जो भी सेटलमेंट अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट हो जाता है, एप्लीकेशन फ़ी सेवी जनरल फंड में, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में। क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है टू अराइव एट दी सेटलमेंट टर्म्स? कि कंडक्ट क्या है एप्लीकेंट का, रोल प्लेड बाय द एप्लीकेंट क्या, नेचर ग्रेविटी एंड इम्पैक्ट क्या था एलिज डिफ़ॉल्ट का, कि क्या उसके खिलाफ कोई दूसरा प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, कितना हार्म और लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स को, इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है कोई पर्सन को, ठीक है, या फिर कोई अदर एनफोर्समेंट एक्शंस जो कि अगेंस्ट द एप्लीकेंट लिया गया, या एनी अदर फैक्टर्स। अब हम बोला था 3 कमेटी है, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, इंटरनल कमेटी और पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स। तो हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी में सबसे पहले बोर्ड कंस्टिट्यूट करता है हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी जो कि रेकमेंड करता है टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी में एक जुडिशियल मेंबर होगा जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा, एक सेकेंड, और हाई कोर्ट होगा,